और गबरू ये कहा सोचा था कि हम नहीं लौटेंगे। देख हम इसी जगह यहीं पर इसी वक्त फिर से लौटे हैं। आज ये वक्त हमारा है और इम्तिहान भी हमारा है। चलो कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, संडे है, वैसे पढ़ाई करनी अच्छे तरीके से। आप कब भी वीडियो देख रहे हो, मगर मेरे लिए तो आज संडे है। तो फर्दर देखो अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि सारी चीज़ें, अभी तो कुछ नहीं है वैसे, पीछे की तरफ मैं क्यों देख रहा हूँ। तो हमने देखो लास्ट के अंदर, बी सीरियस, हमने देखो लास्ट के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, सेल वॉल के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, अब सेल वॉल वहीं पे खत्म हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। हम फर्दर आगे चलते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे को स्टडी करने हैं। अब देखो अपन सेल के अंदर जैसे ही जाते हैं ना, तो देखो सेल के अंदर क्या है, हमने पहले स्टडी किया था एक साइटोप्लाज्म के बारे में और एक प्रोटोप्लाज्म के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, देखो ये जो पूरा लिक्विड है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। अब देखो इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, फर्दर दो चीजें होती है। एक तो देखो क्या होता है, साइटोसोल होता है। साइटोसोल क्या होता है, जिसे अपन कहते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है या लिक्विड पार्ट है जो सेल का, उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स भी अपन टर्म यूज कर सकते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। और इसी के अंदर और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो मेटाबॉलिकली लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, या मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है। तो अपन दोनों टर्म्स यूज कर सकते हैं, मेटाबॉलिकली लिविंग स्ट्रक्चर या एक्टिव स्ट्रक्चर। इसी मेटाबॉलिकली लिविंग स्ट्रक्चर को हम क्या टर्म यूज करते हैं, इसको अपन कहते हैं ऑर्गेनेली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली कहते हैं। तो अभी देखो अभी अपन को क्या स्टडी करना है, हमने सेल के बारे में स्टडी किया, उसकी डिस्कवरी स्टडी की। हमने ये भी स्टडी किया कि सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, अब अपन देखो ये स्टडी करेंगे कि इसी सेल के अंदर और कौन कौन सी चीजें वो अपन को अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। अभी अपन को ऑर्गेनेली के बारे में स्टडी करना है। साइटोप्लाज्म का मतलब देखो क्या होता है, जैसे इसमें साइटोसोल जो टर्म है वो लिपिड को रिप्रेजेंट करता है। अब लिपिड के अंदर कुछ आइंस हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स या कुछ लिपिड हो सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो बायोमोलिक्यूल के साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो इसको अपन अभी स्टडी नहीं करने वाले, हम ऑर्गेनेली के बारे में स्टडी करने वाले। अब देखो इसी ऑर्गेनेली के अंदर सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। हमने देखो सेकंड वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ऑर्गेनेली होती है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और कुछ ऐसी होती है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। अब अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करती है। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। चलो इसको अपन स्टडी करते हैं। ओ वीरो कैसे हो तुम? पहचान नहीं रहे हो? वही है हम जो 2-3 वीडियो में पहले दिख रहे थे। हाँ सेव वगैरह करवा दी और कुछ नहीं ऐसा। चलो देखो अभी अपन को क्या स्टडी करना है। अब अपन ये स्टडी करेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में हमारे को स्टडी करना है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में स्टडी करना। देखो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। ऐसे ऑर्गेनेली जिनों के फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो सारे ऑर्गेनेली क्या फॉर्म करते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं। इसमें क्या आता है, ऐसी ऑर्गेनेली आती है जो फंक्शनली क्या होती है, देखो जो फंक्शनली एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। ठीक है, या अपन ये कहेंगे वो एक दूसरे के साथ फंक्शनली इंटर कनेक्टेड होगी। ठीक है, इंटरकनेक्टेड या इंटरडिपेंडेंट होगी। तो उसे अपन क्या कहते हैं कि ऐसी सेल ऑर्गेनेली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो वो सेल के अंदर कुछ ऐसी मेटाबॉलिकली लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है जिसे अपन ऑर्गेनेली कहते हैं। ये क्या काम करती है, ये एक्चुअल के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज होती है जिनके फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट वाली काम करेगी तभी सेकंड काम कर पाएगी, जब सेकंड काम करेगी तब थर्ड काम कर पाएगी, थर्ड काम करेगी तभी क्या फोर्थ वाली काम कर पाएगी। तो इसके अंदर एक्चुअल में 4 ऐसी ऑर्गेनेलीज होती है जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करती है। तो सबसे पहले आपको क्या कॉन्सेप्ट लर्न रखना है कि सेल के अंदर ऐसी ऑर्गेनेली जो फंक्शनली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करती है। अब देखो दूसरी चीज क्या है, इसमें क्या क्या आता है। जैसे देखो आपको क्या कॉन्सेप्चुअली ये सारी चीजें लर्न रखनी है। जैसे अपन ये कहते हैं ये अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये पूरा सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसी बोर्ड पूरा। तो देखो इसके अंदर इसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर एक मेम्ब्रेन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसे अपन क्या कहते हैं,
इस वाली स्ट्रक्चर के लिए अपन टर्म यूज करेंगे कि इसे अपन कहते हैं गोल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक है। इससे फर्दर आगे क्या बन सकता है, या तो लाइसोसोम बन सकता है, या इसी से फर्दर आगे क्या बन सकता है, वैक्यूल बन सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। ईआरबी लाइसोसोम को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो यहाँ पे चीज क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इन सब की फंक्शनिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये सारे ऑर्गेनली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसी वजह से ये क्या फॉर्म करते हैं, इसी वजह से ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये नीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कैसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनली है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब देखो सेल के अंदर कुछ और भी ऑर्गेनली होती है, जैसे जैसे देखो क्या हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, और सेम तरीके से प्लास्टिड हो जाता है, ठीक है, प्लास्टिड हो जाता है। उसके अलावा देखो क्या होगा, जैसे पर ऑक्सीजोम, ये कुछ और सेल ऑर्गेनलीज होती है जिनके फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसी वजह से अपन ये कहते हैं कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म नहीं करती, ठीक है। वैसे तो अपन बढ़ते हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाता है कि ये सब्सटेंस पर ऑक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया जाता है, फिर यहाँ प्लास्टिड से यहाँ जाता है, तो ये एक्चुअल के अंदर उस सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। मगर अपन ये कहेंगे कि वो फंक्शनली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। मगर इस वाली केस के अंदर ये चारों ऑर्गेनलीज फंक्शनली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड भी होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। इसी वजह से अपन ये कहते हैं ये सारे क्या फॉर्म करते हैं, ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या होंगे, या तो अपन इसे कह सकते हैं कि ये इंटरडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, इंटरडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये सब क्या फॉर्म करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। चलो अपन सबसे पहले देखो अपन क्या डिस्कस करेंगे, ऐसे ऑर्गेनली के बारे में डिस्कस करेंगे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। जब अपन ये वाला टॉपिक स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ओके, आर यू रेडी, आर यू रेडी? और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, कि सर बस उस ऊपर वाले की मेहर है, जब चाहते हैं तब बढ़ लेते हैं और जब हमारी इच्छा नहीं होती है तब बढ़ते नहीं है, और इच्छा अभी तक हमारी है नहीं, तो जब इच्छा होगी तब पढ़ाई करेंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो पढ़ाई तो आप जब आपको आपकी इच्छा हो तब करना, मगर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से लर्न रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। देखो आगे अपन क्या स्टडी करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें अपन सीक्वेंस में स्टडी करेंगे जो आपके नीट के रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। देखो साइटोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है या एक ऐसा यूनिट है जो जिसमें कोई चेंजिंग हुई नहीं है। तो जो अभी वीडियोस जो भी बच्चे देख रहे हैं या आने वाले टाइम के अंदर अगर ये सेम वीडियो कुछ बच्चे देखेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले, ठीक है। तो कभी जज मत करना कि ये वीडियो पहले शूट किया हुआ है तो अभी हम क्या देकर करेंगे। आपकी नॉलेज या आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहने वाले हैं। तो ये आपको बहुत जैसे ये वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव या अपडेट रहने वाली है 5 से 6 साल तक, ठीक है। तो देखो अपन क्या स्टडी करने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या स्टडी करेंगे अपन, सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम स्टडी करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कह सकते हैं, ईआरबी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन ये टर्म यूज करते हैं। अगर अपन सेल के अंदर देखेंगे तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास में, जैसे सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के पास में हमारे को एक मेम्ब्रेन का बना हुआ सिस्टम दिखाई देता है। इसी मेम्ब्रेन के बने हुए सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लर्न रखना है कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखो दूसरी चीज आपको क्या स्टडी करनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है या इसके क्या टाइप्स है, वो सारी चीजें अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन फर्स्ट ये डिस्कस करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो बॉडी होती है उसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, एक को अपन कहते हैं क्रिस्टिया कहते हैं, दूसरे को अपन कहते हैं
ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और एक और इसके अंदर पोर्शन होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। देखो सपोज करो, देखो ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे देखो सेल के अंदर, सेल ऐसी 2D स्ट्रक्चर नहीं जैसे हम बोर्ड पे बना रहे हैं, एक 3D स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से जिस रूम में आप बैठे हो से ऐसी ही स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अगर सपोज करो कुछ चीजें में, जैसे मैं ये चीजें आपको ऐसे दिखा रहा हूँ तो आपको ये चीजें कुछ इस तरीके से दिखाई दे, रियलिटी ऐसे नहीं है। इसका कुछ देखो अंदर की तरफ इसकी कुछ थिकनेस भी है, सारी चीजें इस तरीके से प्रेजेंट है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो जो क्रिस्टिया सिस्टिया जिसे अपन कहते हैं, क्रिस्टिया देखो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये एक्चुअल के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के क्या रहती है, पैरेलल रहती है, इनके अंदर ब्रांचिंग नहीं देखी जाती है, तो उस वाले पोर्शन को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टिया कहते हैं। जैसे देखो ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये क्रिस्टिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर इसकी देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि क्रिस्टिया जो स्ट्रक्चर्स होती है ये एक दूसरे के क्या रहती है, पैरेलल रहती है। दूसरी देखो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं दिखी जाती है, तो अपन ये कहते हैं कि अनब्रांच स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दूसरा देखो क्या होता है कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये क्रिस्टिया है, एक दूसरी क्रिस्टिया है, तीसरी क्रिस्टिया है, कुछ जगहों के ऊपर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इमर्ज होती है, ठीक है। 3D में ऐसे सब इमेजिन करने की कोशिश करो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ट्यूब्यूल्स को बनाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से ट्यूब्यूल्स को बना रहा हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो अपने अच्छे तरीके से रहे, ठीक है। तो अपन ये कहते हैं कि ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है कि ट्यूब्यूल्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रांचिंग देखी जाती है। क्या देखी जाती है, ब्रांचिंग देखी जाती है। ये अच्छे तरीके से लर्न रखना है, मे बी ये इरेगुलर भी हो सकती है। तो अब ये कहते हैं ट्यूब्यूल्स की एक पॉइंट होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये होती है कि उसके अंदर ब्रांचिंग देखी जाती है। और फिर देखो अपन को कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे अपन को ऐसे सर्कुलर या ओवल शेप स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, राउंडेड शेप, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। जो ओवल शेप अपन को स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई देती है इसे अपन क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। अब देखो इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होती है। जैसे क्रिस्टिया एक्चुअल के अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है, मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से चीज़ें बनती है, बनने के बाद में फर्दर आगे जाती है, आगे जाने के बाद में वो सेल के अंदर चली जाती है। जब वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्सअप हो जाती है तो यही जो ट्यूब्यूल्स या क्रिस्टिया वाले जो पोर्शंस होते हैं ना, जैसे सपोज करो यही क्रिस्टिया का पोर्शन है, अब यहाँ पे जैसे एक तरीके का प्रोटीन बन गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे सेपरेट हो जाएगा और ये अलग हो गया। कुछ टाइम के बाद अपन देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स ऐसे करके ऐसे अपन को ऐसे दिखाई देगी और फिर ऐसे दिखाई देगी। तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो आपने इमेजिन किया, फर्स्ट देखो कंडीशन ये थी, फिर सेकंड कंडीशन देखो ऐसी हो गई, फिर थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई। तो हम ये कहते हैं कि क्रिस्टिया ट्यूब्यूल से क्या होती है, वेसिकल की फॉर्मेशंस होती है। इस चीज को अच्छे तरीके से आपको लर्न रखना है। तो देखो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जो अभी हमने इस चीज को अच्छे तरीके से स्टडी किया है। अब देखो नेक्स्ट चीज अपन क्या स्टडी करेंगे, देखो नेक्स्ट अपन ये स्टडी करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है जिसे अपन कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा एक और टाइप होता है जिसे अपन कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों चीजें अपन को अच्छे तरीके से स्टडी करनी, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए एक कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे सपोज कीजिए देखो ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई एक पोर्शन है, ठीक है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक और अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन इमेजिन करते हैं, जैसे ये एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम क्या देखते हैं, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक के अंदर भी ये दोनों सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कि सेल के अंदर ये दोनों टाइप्स अलग अलग होते हैं जो भी अपन डिस्कस करने वाले। तो हमारे को क्या दिखाई देता है कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, राइबोसोम कहते हैं। और कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जहाँ पे हमारे को ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देती है। तो जैसे सपोज कीजिए देखो क्या होता है, जैसे अगर अपन हमारे पास क्या है एक कोई मिरर है, उस मिरर को अगर अपन ऐसे फील करने की कोशिश करते हैं, फील, ठीक है, तो अपन को कैसी दिखाई देती है, स्मूथ दिखाई देती है। उसी के ऊपर अपन कुछ मिट्टी डाल दे, पाउडर डाल दे, तो उसके कंपेयर के अंदर वो कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
और जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से लर्न करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो उसे अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अगर एब्सेंट होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप हो गए, 2 टाइप्स हो गए। अब देखो कोई तो एक ऐसी फोर्स होगी जो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच करके रखती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच करके रखते हैं। देखो अपन राइबोसोम में स्टडी करेंगे कि इसके अंदर जैसे एक छोटी सी पोर्शन होती है, एक क्या होता है, एक बड़ी सी पोर्शन होती है। तो जो लार्ज सब यूनिट होता है, ठीक है, राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट होगा, LSU का मतलब क्या है, ILU नहीं है, ठीक है, LSU है। तो LSU का फुल फॉर्म क्या है, मतलब ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ऐसे अटैच होती है। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको अटैच करने का काम करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, राइबोफोरिन कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, राइबोफोरिन कहते हैं। राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड कहते हैं, जो इसको अटैच करने के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपन ये कहते हैं राइबोफोरिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच करने का काम करते हैं। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी एक और चीज अपन ये कहते हैं कि जो राइबोसोम है इसके अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन किस चीज की होती है कि प्रोटीन को किस तरीके से सिंथेसिस करना है। हम लोग ये सारी चीजें अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे कि प्रोटीन एक एमिनो एसिड की चेन होती है और एमिनो एसिड्स को बनाने के लिए RNA की एक सीक्वेंस चाहिए। देखो सीक्वेंस क्या चलती है, देखो जैसे DNA होता है, DNA से क्या बनता है, RNA बनता है, ठीक है। इस RNA के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वैसे 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से अपन एक कहते हैं mRNA कहते हैं। इसी M का मतलब होता है मैसेंजर RNA। ये RNA आके जाकर क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन किसके बना हुआ है, प्रोटीन एक एमिनो एसिड की चेन को अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर राइबोसोम के साथ ही ये mRNA अटैच होता है और फिर प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ सिंपली कि प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे होती है जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो देखो जहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ये क्या काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को अच्छे तरीके से सिंथेसिस करवाना, ठीक है। तो ये इसका एक फंक्शन हो जाता है। अभी देखो हमने डिस्कस किया था कि जो क्रिस्टिया होते हैं ये एक्चुअल के अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्रिस्टिया के नंबर क्या रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। वहीं पर देखो जैसे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम क्या होता है, ये लिपिड की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लिपिड या फैट की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर ट्यूब्यूल्स के नंबर क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो रफ एंडोप्लाज्मिक, अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनों के नंबर कहाँ पे होते हैं, ज्यादा नंबर इनों के कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जाहिर सी बात है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर ज्यादा वहां पे होंगे जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। देखो प्रोटीन कहाँ पे चाहिए, मसल्स में चाहिए। हम कहते हैं कि भाई प्रोटीन खाओ तभी आपके मसल्स अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मसल्स के अंदर क्या हो सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर ज्यादा हो सकते हैं। देखो प्रोटीन सिंथेसिस का काम लिवर में भी चलता है, तो इसका मतलब लिवर के अंदर भी इसका साइट ऑफ ओरिजिन मतलब इसके साइट हो सकता है लिवर के अंदर भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो नंबर है सेल के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। वहीं पर देखो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नंबर ज़्यादा कहाँ पे होंगे, जहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है। देखो लिपिड की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, देखिए लिपिड की सिंथेसिस या फैट की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू। देखो एडिपोज टिश्यू क्या काम करते हैं, ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। इसका मतलब कोई ऐसा प्रोसीजर होगा जिसके अंदर ये फैट को स्टोर भी कर सकते हैं, मे बी इस फर्दर और कुछ रिएक्शंस भी चला सकते हैं। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर ज़्यादा रहते हैं। दूसरा देखो क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स किसे कहते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ स्पेस रह जाती है, इसे अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसी स्पेस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स कहेंगे। ये लिपिड की सिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो हम ये कहते हैं कि इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। सेम तरीके से लिवर के अंदर भी हो सकता है। लिवर के अंदर जहाँ पर ग्लाइसिड्स की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर ज़्यादा रहते हैं। और उसी तरीके से जो एडेनल कोर्टेक्स है, कौन सी चीज़? एडेनल कोर्टेक्स। एडेनल कोर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है और ये रेस्पॉन्सिबल होती है स्टेरॉइड हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। किसको सीक्रेट करने के लिए? स्टेरॉइड हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेरॉइड हार्मोन की नेचर कैसी होती है कि उनकी नेचर होती है लिपिड नेचर की होती है। फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? एडेनल कोर्टेक्स के अंदर। तो अब लिपिड कहाँ से सिंथेसिस होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसिस होता है। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब या डायरेक्टली मतलब क्या हो जाएगा कि एडेनल कोर्टेक्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं उन सेल्स के अंदर। इसी वजह से स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनकी नेचर लिपिड होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पॉइंट है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपको लर्न रखना है। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है, एक और चीज़ अपन नोटिस करते हैं कि कभी कभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करते हैं? ये वैसे तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, कभी कभी ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये जो भी चीज़ सिंथेसिस करेंगे वो सेल से बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, देखो ये एक सेल है, इस सेल में अपन ये न्यूक्लियस मानते हैं, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतने बड़े हो जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर ये किस सब्सटेंस को बाहर निकालने का भी काम करते हैं। फंक्शन के अंदर अपन स्टडी करेंगे कि उनका काम क्या होता है। तो वहां से देखो ये चीज़ आपको लर्न रखना है कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर ये जो भी चीज़ सिंथेसिस करेंगे ये सेल से बाहर निकालने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, ये सारे फंक्शंस वगैरह हो गए, और क्या काम करते हैं देखो। और तो अपन लास्ट में अपन अभी स्टडी करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसके फंक्शंस क्या है और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी वो भी हम स्टडी करेंगे। देखो अभी हमने क्या स्टडी किया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, इस वजह से वो लिपिड सिंथेसिस करता है, और रफ के अंदर राइबोसोम होता है, इसी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक और चीज़ देखो अभी आपको लर्न रखनी है, जो इसके फंक्शंस और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके अंदर आ जाएगा। देखो फंक्शंस भी स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो है वो उसकी स्टडी कर लेंगे। देखो एक चीज़ अब इसकी क्या होती है, जैसे सपोज कीजिए देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है। जो इसके सराउंडिंग के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इस वाले को अपन कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। और इसी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस के अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली स्पेस होती है इसे अपन कहते हैं इंट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, इंट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म बोलेंगे। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स का मतलब क्या है, वैसे तो अभी हम ये देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन या लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कैल्शियम आयन की स्टोरेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो मसल्स के अंदर। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन क्या कहते हैं, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर कैल्शियम आयन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है उससे अपन कहते हैं सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही टाइप होता है जिसके अंदर कैल्शियम की अमाउंट क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। मसल्स के अंदर हो सकता है, बोन के अंदर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम आयन बहुत ही ज़्यादा चाहिए। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि एक अपन टर्म यूज़ करते हैं, माइक्रोसोम्स टर्म्स यूज़ करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर से कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्टेन करते हैं, ताकि कुछ ऐसे लेबोरेटरी के अंदर हमारे को प्रोटीन सिंथेसिस करवाना पड़ता है, इन विट्रो जिसे अपन कहते हैं। देखो ऐसी रिएक्शन जो लेबोरेटरी में होती है उन रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, उन रिएक्शंस को अपन कहते हैं इन विट्रो कहते हैं, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी। ये कहाँ पे होगी, लेबोरेटरी में होती है, ठीक है। अगर एक दूसरा अपन टर्म यूज करते हैं इन विवो। इन विवो का मतलब क्या होगा कि ये होंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। कुछ रिएक्शंस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है तो
तो उन रिएक्शंस के लिए अपन क्या टर्म यूज करते हैं, उसे अपन कहते हैं इन विवो कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सेल को हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं, जिस वजह से सेल के छोटे छोटे मतलब सारी चीज़ें ऐसे अलग सेपरेट हो जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम के साथ अटैच है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, उसको अपन बाहर निकाल देते हैं और फिर उसी से अपन प्रोटीन सिंथेसिस का काम करवाते हैं इन विट्रो के अंदर। तो माइक्रोसोम का मतलब क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेंट्रीफ्यूगेशन से ऑब्टेंड होते हैं। कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन से ऑब्टेंड होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ लिविंग टिश्यूज है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने कुछ सेल्स डाल दिए, तो इसमें क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेपरेट हो गए, और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए। कहाँ पे यूज किया जाता है? लेबोरेटरी के अंदर। तो इसलिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, इन विट्रो टर्म यूज करेंगे। तो ये कुछ चीजें आपको लर्न रखनी है। अभी अपन डिस्कस करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में अभी हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोस्केलेटन को फॉर्म करने में हेल्प करता है, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है। जो सेल का एंडोस्केलेटन होता है वो किस किस का बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट। तो ये कुछ ऐसी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स होती है जो फॉर्म करती है सेल को एक इंटरनली एंडोस्केलेटन, मतलब सेल को शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो हम ये कहते हैं, सबसे पहले देखो एक चीज लर्न रखना, व्हाट इज अ एंडोस्केलेटन। किसे अपन कहते हैं, स्केलेटन अपन किसे कहते हैं, बोन्स को कहते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी की एक शेप मेंटेन रह पाती है। सेम तरीके से जो सेल की एक शेप मेंटेन रह पाती है वो कुछ प्रोटीनियस थ्रेड की वजह से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से मेंटेन रह पाती है। तो ये तीनों चीजें कंबाइन होकर सेल को अच्छे तरीके से शेप प्रोवाइड करते हैं। तो इन तीनों चीजों को अपन क्या कहते हैं कि ये तीनों मिलकर एंडोस्केलेटन को फॉर्म करते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या आता है, एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक और प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स आती है जिसका डायमीटर कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, जिसे अपन कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और एक का डायमीटर कम होता है जिसे अपन माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। ये चीजें अभी हमारे को स्टडी करनी है, जो अपन चैप्टर के एंडिंग के अंदर स्टडी करेंगे। दूसरा देखो इसका काम क्या होता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एक्चुअल के अंदर केमिकल सीक्रेट करता है जिसे अपन कहते हैं साइटोक्रोम P450 कहते हैं। ये एक तरीके का क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेंट होता है। डिटॉक्सिफिकेंट मतलब ये लिवर में से जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो इस चीज को अच्छे तरीके से आपको लर्न रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ये लिपिड की सिंथेसिस में भी क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये फंक्शंस आपको अच्छे तरीके से लर्न रखने हैं। जो और भी फंक्शंस है, जैसे देखो जैसे क्या फंक्शंस होंगे, हम ये कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रेस्पॉन्सिबल होता है आगे जाकर गोल्जी बॉडी को फॉर्म करने के लिए या लाइसोसोम को भी फॉर्म करने के लिए, लाइसोसोम को भी फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इन दोनों की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, इन दोनों की फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। तो अपन ये कहते हैं कि गोल्जी बॉडी ऐसे प्रीक्यूसर यूज होता है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम। तो देखो हम ये कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एज ए प्रीक्यूसर की तरह काम करता है। जो गोल्जी बॉडी को चीजें चाहिए वो चीजें पहले फॉर्म कहाँ पे होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर बाद में कहाँ ट्रांसफर होती है, गोल्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और भी काम होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ऐसे सब्सटेंस जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इंट्रासेल्यूलर। उसके साथ साथ और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, मतलब एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है कि सेल से बाहर रिमूव करने में भी रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी चीज को फॉर्म करेगा, उस चीज को साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पर भेज सकता है। और कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। इस कंडीशन के अंदर वो उस सब्सटेंस को सेल से भी बाहर निकाल देगा, ठीक है, आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये आउटसाइड द सेल निकाल देगा, जिसे अपन ऐसे जिसके लिए अपन ये कह सकते हैं इंटर, मतलब इंटर का मतलब ये अपन टर्म यूज करेंगे, वो सेल से बाहर निकालेगा। अब उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए मैं इंटर टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आउटसाइड लिख रहा हूँ। तो अपन ये कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि कुछ चीज़ों की सिंथेसिस करेगा, उसको साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है।
कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, तो कुछ चीज़ों की सिंथेसिस करेंगे, और अगर ये चीज़ सेल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है तो इस चीज़ को बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो अपन ये कहते हैं कि ये सेल से बाहर निकालने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो दूसरी चीज़ अपन क्या कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये बहुत ही एक अच्छी स्ट्रक्चर्स होती है जो सेल के अंदर, क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, तो जो सेल के अंदर रिएक्शंस होती है तो वो रिएक्शंस अच्छे तरीके से हो सकती है। तो एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे ये 5, ये 5th होगी प्रॉपर्टी, ये इसकी 6th प्रॉपर्टी होगी। एक क्या होगा कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। सरफेस एरिया को इंक्रीज होने की वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो अच्छे तरीके से हो सकती है, क्योंकि रिएक्शंस की फिनोमिना डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, तो साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शंस हो रही है वो अच्छे तरीके से रिएक्शंस हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं, वो एक और भी लास्ट चीज़ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। जैसे अगर सपोज कीजिए ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे अटैच रहता है। इस तरीके से क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे अटैच रहता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में। क्या करता है ये हेल्प करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में, या इसको रिपेयर करने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इस चीज को भी आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। तो यहाँ तक अपन के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाते हैं। अभी अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि किस तरीके से दूसरी जो चीज़ें वो अपन स्टडी करेंगे। वो क्या अभी अपन स्टडी करेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लर्न रखना है कि गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे डिस्कवरीज है सारी चीज़ों को लेकर, मगर इन डिस्कवरीज के पीछे जो इतने महान कलाकार थे उनके नाम नहीं पूछे जाते, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सिंपल भी है और ऐसे इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो अपन ये कहते हैं गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी कैमेलियो गोल्जी ने की थी। किसने की थी, कैमेलियो गोल्जी ने की थी। देखो मैं वैसे डेट लिख रहा हूँ, डेट लर्न देखो मैं वैसे डेट लिख रहा हूँ, मगर आपको डेट लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1898 के अंदर उन्होंने क्या किया था, कैमेलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। तो सेल में क्या होता है, जैसे सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ये उसके वेसिकल्स होते हैं। अब इसके बाद में फर्दर क्या प्रेजेंट होता है, इसके बाद में एक और ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, एक और ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है तो ये जो स्ट्रक्चर है एक और इस तरीके की एक स्ट्रक्चर्स है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, इसे अपन गोल्जी बॉडी कहते हैं। यहाँ पे अपन को कुछ और इसे ब्रांचिंग या ऐसे ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स अपन को दिखाई दे सकती है, जैसे अपन ऐसे इस तरीके से बना है, ठीक है, ऐसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे सकती है। और कुछ अपन को ऐसे वेसिकल्स दिखाई दे सकते हैं। क्या दिखाई दे सकते हैं अपन को, वेसिकल्स। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गोल्जी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जैसे अपन इसके लिए और भी टर्म अपन यूज कर सकते हैं, इसे अपन गोल्जी एपरेटस भी टर्म यूज कर सकते हैं, या इसे अपन क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ओके, देखो क्या होता है इसके अंदर कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अपन को स्टडी करनी है। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये आइदर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है या ये रेस्पॉन्सिबल होता है लिपिड को सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। या तो इससे प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी या तो इसी से लिपिड की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस होने के बाद में यही प्रोटीन, ठीक है, P फॉर प्रोटीन, L फॉर लिपिड, तो ये प्रोटीन या लिपिड है, ये किसके अंदर चले जाते हैं, गोल्जी बॉडी में चले जाते हैं। देखो होता क्या एक्चुअल के अंदर सेल में, अगर प्रोटीन या लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म हुआ है, अगर वो सेल के अंदर यूटिलाइज हो सकता है, यूज हो सकता है, तो उसको कोई मना नहीं है, अच्छे तरीके से वो यूज़ हो सकता है। अगर वो यूज़ नहीं होगा तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसकी मॉडिफिकेशन कहाँ पे होती है, गोल्जी बॉडी में होती है। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई क्लास के अंदर एक बच्चा आता है, अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है तब तो चलो चलने दो, अगर वो पढ़ाई नहीं कर सकता है तब फिर टीचर को अपना रूप दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके या अलग अलग चीज़ों से सिखाना पड़ेगा कि तुम जिस भाषा में सीखना चाहते हो उसी भाषा के अंदर हम तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है।
तो इतिहास तो उसे पढ़ाना ही पड़ेगा। तो अपन ये कहते हैं एक्चुअल में उसको सिखाना पड़ेगा कि तुम किस तरीके से फंक्शनल बनोगे। तो प्रोटीन या लिपिड बन गया, ये फंक्शनल है नहीं, तो ये कहाँ जाता है, गोल्जी बॉडी में जाता है। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है, वेसिकल की फॉर्म के अंदर प्रोटीन या लिपिड को ऐसे टेक करता है, उससे ले लेता है। फिर अंदर क्या है, जैसे गोल्जी बॉडी मतलब प्रोटीन या लिपिड को लेते हैं तो वो क्रिस्टिया, गोल्जी बॉडी में फर्दर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे इसके अंदर भी सेम चीजें, तो अपन यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे, तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्रिस्टिया होता है, इसमें भी क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। सारी चीजें जो अभी अपन ने वहां पे स्टडी की, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। यहाँ पे क्रिस्टिया के नंबर कंपेरेटिवली क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। एक चीज आपको ये लर्न रखनी है। और तो अपन कैसे समझ पाएंगे सेल के अंदर गोल्जी बॉडी कौन सी चीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है। मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ अटैच रहता है। गोल्जी बॉडी जहां पर भी सेल के अंदर होती है तो उसके आसपास के अंदर दूसरे ऑर्गेनेली बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि अगर वहां पे उसका ये मॉडिफिकेशन का काम करता है तो ये भाई साहब कहता है मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं हो पाया, और जो मैं काम करके बताऊंगा मेरे से जो निकलेगी सारी चीजें वो इस पूरे सेल के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे देखो हम ये कहते हैं कि सेल की रिकॉग्नाइजेशन के लिए ग्लाइकोप्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसी रिकॉग्नाइजेशन का जो ग्लाइकोप्रोटीन है सिंथेसिस कहाँ पे होती है, इसी गोल्जी बॉडी में होती है। तो इस हिसाब से इसके फंक्शंस बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अपन ये कहते हैं गोल्जी बॉडी सेल के अंदर जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसको अपन कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। इसका मतलब ये कि जहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है वहाँ पर जो दूसरे ऑर्गेनेलीज होते हैं वो आसपास के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या कहते हैं कि हम ये कहते हैं गोल्जी बॉडी का जहाँ पे एरिया होता है वो जोन ऑफ एक्सक्लूजन होता है। तो इससे अपन को ये पता चल सकता है। दूसरा ये इसके अंदर क्रिस्टिया के नंबर भी ज़्यादा होते हैं, मगर ये ER जैसा ही लगभग दिखता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। NCERT के अंदर प्लांट सेल की और एनिमल सेल की एक डायग्राम ली हुई है, उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि कभी कभार लेबलिंग पूछी जाती है तो अपने दिमाग में ऐसा रहता है, मगर वो डायग्राम के टूवर्ड जो आपकी लेबलिंग होगी वही सही मानी जाएगी। इस वजह से एक बार उसको अच्छे तरीके से देख लेना। अब जो इसके अंदर क्या हुआ, ये सारी चीजें होती है, तो प्रोटीन या लिपिड फॉर्म कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे ये प्रोटीन अंदर जाता है तो इसके ऊपर क्या होता है, या ये लिपिड जो अंदर जाता है तो इसी के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये प्रोटीन या लिपिड बाहर निकलेगा, जब ये प्रोटीन या ये लिपिड बाहर निकलेगा, यहाँ से भी डायरेक्ट बाहर निकल सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक क्रिस्टिया से दूसरे में जाए, दूसरे के बाद में तीसरे में जाए। अगर वो यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, या वो कभी कभार ऐसे एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में मूव कर सकते हैं, तो डिपेंडेंट होता है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हम देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि जब प्रोटीन गोल्जी बॉडी के अंदर जाता है तब तो वो प्रोटीन होता है, जब वो बाहर निकलेगा तब वो प्रोटीन नहीं रहेगा। इस प्रोटीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक चेन प्रेजेंट है। किसकी चेन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट की एक चेन प्रेजेंट है। सेम तरीके से पहले एंटर तो कौन हुआ था, लिपिड एंटर हुआ था। अब जो चीज बाहर निकली है ना, इसके अंदर लिपिड के ऊपर कौन सी चीज चेन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट के लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं, क्या, ग्लाइको टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अपन क्या बोल सकते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन होती है जब ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से चलती है। अब एक और चीज आपको देखो अच्छे तरीके से समझनी कि जब गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है कि ये लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। इस हिसाब से अपन ये कहते हैं कि गोल्जी बॉडी ग्लाइकोसाइलेशन का काम करता है। किसका काम करता है, ग्लाइकोसाइलेशन का काम करता है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर अपन किसी के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर देंगे, कार्बो का मतलब है ग्लाइको, तो ग्लाइको को अटैच करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो ये जो चीजें बनी है, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन बना है, ठीक है। जैसे ग्लाइकोसाइलेशन से कौन सी चीज बन जाएगी कि इससे या तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, या तो इसी से क्या हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन हो सकती है। ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन हो सकती है। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं, वो अपन को अच्छे तरीके से समझने हैं। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, जी बॉडी, जी, ठीक है, जी लगाते हैं ना किसी के रेस्पेक्ट में, तो देखो ER ने जी लगा दिया उस बॉडी के ऊपर। चलो देखो क्या होता है गोल्जी बॉडी का, देखो काम क्या होता है, हम ये कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का या सीक्रेशन का भी काम करता है। सीक्रेशन का किस चीज़ के सीक्रेशन का काम करता है, मोस्टली ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी साइज बड़ी होती है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल के सीक्रेशन का ये काम करता है। जैसे हम ये कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनता है, उसको ये लेता है, अपने अंदर लेने के बाद में उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर देता है। तो उसके बाद देखो क्या हो जाएगा कि वो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज हो जाएगा, लिपिड ग्लाइकोलिपिड में चेंज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे पहले देखो अभी हमने क्या समझा, एक प्रोटीन आता है, जब वो बाहर निकलता है तो उस प्रोटीन के ऊपर एक क्या कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच हो जाती है। पहले लिपिड आता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसी लिपिड के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच हो जाती है। तो अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करें तो इसकी साइज छोटी होगी और इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये चीज़ों को मैक्रो मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये फॉर्म करता है। फॉर्म करने के बाद में ये सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अगर सेल के अंदर नहीं चाहिए तो सेम तरीके से जैसे ER भी सेल से बाहर कर सकता है, तो ये सेल से बाहर भी निकाल सकता है। तो हम ये कहते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन को सेल के अंदर रेगुलेट करता है। इसको अच्छे तरीके से आपको लर्न रखना है। तो क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, किसको कहाँ भेजना है। तो इसी वजह से इसे अपन क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, या इसे अपन क्या कहते हैं, मिडल मैन ऑफ सेल भी कहते हैं, मिडल मैन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स या सेल, ठीक है। क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, या डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, अपन इसे ट्रैफिक भी कहते हैं। मतलब जैसे जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, चीज़ों को ऐसे रेगुलेट करते हैं, सेम तरीके से ये कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। तो वो दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जैसे अभी हमने स्टडी किया था कि जो सेल वॉल का मैट्रिक्स है, सेल वॉल का मैट्रिक्स कहाँ से बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है। कहाँ से बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है। और जो प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडी होती है, देखो प्लांट के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उसके अंदर क्रिस्टिया के नंबर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से प्लांट की जो गोल्जी बॉडी होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं डिक्टियोसोम कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। देखो मैंने आपको पहले बताया था, मतलब इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने ये कहा था कि सेल वॉल का जो मैट्रिक्स है वो गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम फॉर्म करता है। गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्लांट की गोल्जी बॉडी के अंदर क्रिस्टिया के नंबर ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से उसे अपन क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम भी कहते हैं। अगर सपोज करो कोई गोल्जी बॉडी ऐसी है जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स को ही ले रही है, तो जाहिर सी बात है उस गोल्जी बॉडी के अंदर लिपिड की अमाउंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ऐसी गोल्जी बॉडी जिसके अंदर लिपिड की अमाउंट क्या रहती है, जिसके अंदर लिपिड की अमाउंट ज़्यादा रहती है, उससे अपन क्या कहते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी गोल्जी बॉडी जिसके अंदर लिपिड की अमाउंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ देखो आपको क्या लर्न रखनी है कि इसका देखो एक और भी काम होता है। एक और क्या इसका काम होता है कि जैसे ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करेगी। इस चीज़ को भी आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है, ठीक है। तो अपन ये कहते हैं कि सेल प्लेट की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जब सेल डिवीजन होती है, जब अपन सेल या सेल डिवीजन का चैप्टर स्टडी करेंगे तो अपन ये स्टडी करेंगे कि प्लांट सेल के अंदर जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो बीच के अंदर एक प्लेट फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। तो ये जो प्लेट की फॉर्मेशन है वो कहाँ से होती है, गोल्जी बॉडी से होती है। जैसे एक चीज़ तो आपने देखी होगी, बहुत ही इंटरेस्टेड होते हो, कुछ याद आ रहा है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पर्म्स होते हैं, इस तरीके से स्पर्म की स्ट्रक्चर्स होती है। तो देखो स्पर्म के अंदर ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे अपन कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसके अंदर एक्रोसोम्स होते हैं जो एक तरीके के क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, एक तरीके के लाइसोसोम
सोम होते हैं। जैसे इसको अपन कैप कहते हैं। इसी कैप के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे ही चीज़ें होती है जो हाइड्रोलाइटिक नेचर की होती है। किसी भी चीज़ मतलब जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ओवम के सराउंडिंग के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखती है। तो एक तरीके की वो चीज़ कौन सी, लाइसोसोम है। तो अपन ये कहते हैं स्पर्म के अंदर एक्रोसोम की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, गोल्जी बॉडी से होती है, जिस उस प्रोसेस को अपन कहते हैं स्पर्म oogenesis कहते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म oogenesis प्रोसेस से एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है। एक तरीके का क्या होता है, लाइसोसोम होता है। तो एक और चीज़ आपको लर्न रखनी है कि स्पर्म के अंदर ये एक्रोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एक और चीज़ आपको स्टडी करनी है कि जो गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी से क्या हो सकता है कि गोल्जी बॉडी से आगे जाकर लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो सकती है, या गोल्जी बॉडी से आगे जाकर वैक्यूल की फॉर्मेशन हो सकती है। देखो लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनता है, लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से भी बनता है। इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। तो यहाँ पे देखो गोल्जी बॉडी खत्म हो जाती है, इसके आगे लाइसोसोम क्या होता है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन कहाँ से होगी, इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी, ये दोनों क्या कर सकते हैं, लाइसोसोम को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइसोसोम के अंदर एक ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होती है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं। मतलब ये एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम के अंदर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। इसमें देखो अलग अलग तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर अगर सपोज करो प्रोटीएज प्रेजेंट है, इसके अंदर अगर प्रोटीएज प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन की डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसके अंदर अमाइलेज प्रेजेंट है, अमाइलेज का ही दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगर इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज को आपको लर्न रखना है। ठीक है, अमाइलेज को अपन क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसके अंदर अगर सपोज करो लाइपेज प्रेजेंट है तो लाइपेज क्या काम करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर अगर सपोज करो जैसे अपन कहते हैं हाइड्रेज प्रेजेंट है तो ये वाटर को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेम तरीके से इसके अंदर फॉस्फेट्स हो सकता है जो फॉस्फेट को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लियस हो सकता है जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। इसमें क्या हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है जो किसको डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब कि ये डीएनए या आरएनए को डाइजेस्ट कर सकता है। वो जो फॉस्फोटेस जो भी हमने टर्म यूज़ किया था वो फॉस्फेट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। मोस्टली हमारे एनसीईआरटी के अंदर प्रोटीएज, अमाइलेज और लाइपेज के बारे में लिखा हुआ है, बाकी दूसरे के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो आपको ये तीनों अच्छे तरीके से लर्न रखने हैं। देखो ये क्या काम करते हैं, सेल के अंदर सपोज करो कोई प्रोटीन आता है तो उसकी डाइजेशन कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। अगर कोई वाटर का मॉलिक्यूल्स आता है उसे अगर डाइजेस्ट करना है किसी प्रोसेस के लिए तो वो भी इसका काम होता है। इसका मतलब जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्टमक चीज़ों की डाइजेशन देखो जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टमक बहुत सारी चीज़ों की डाइजेशन करता है, सेम तरीके से सेल के अंदर डाइजेशन का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, अब जैसे हमारे स्टमक की नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है, तो सेम तरीके से लाइसोसोम की भी जो पीएच होती है वो कितनी रहती है, 5 रहती है। इसका मतलब वो एसिडिक पीएच के अंदर काम करता है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको लर्न रखना है। देखो लाइसोसोम के जो नंबर होते हैं ना, लाइसोसोम के नंबर फंगाई के अंदर सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके पास पावर क्या होती है, वो एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके अंदर सेप्रोफाइटिक होती है, तो चीज़ों को वो डाइजेस्ट करके ही उसके बाद में एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरी देखो आपको क्या चीज़ लर्न रखनी है कि प्लांट के अंदर ऐसे प्लांट जो हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट जो हायर प्लांट होते हैं उनके अंदर वैक्यूल किसकी तरह काम कर सकता है, वैक्यूल एज ए लाइसोसोम की तरह वर्क कर सकता है, एज ए लाइसोसोम की तरह वर्क कर सकता है। देखो ये पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अब जैसे पहले ये पॉइंट पूछी जाती थी, अभी ये पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
होता क्या, देखो जैसे अगर प्लांट की सेल की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाते हैं, उस वक्त लाइसोसोम के नंबर या तो कम हो जाते हैं या उनकी फंक्शनिंग रिप्लेस हो जाती है वैक्यूल से। तो अपन ये कह सकते हैं हायर प्लांट के अंदर वैक्यूल ही किसकी तरह काम कर सकता है, ऐसे लाइसोसोम की तरह काम कर सकता है। इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। तो कोई लाइसोसोम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको भी अपन को स्टडी करना है। अपन स्टडी करने वाले टाइप ऑफ लाइसोसोम के बारे में स्टडी करने वाले। किसके बारे में? टाइप ऑफ लाइसोसोम के बारे में स्टडी करने वाले। देखो ये क्या होता है, ये सपोज करो ये हमारा एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर किसी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है, जैसे 2 लाइसोसोम बन गए, गोल्जी बॉडी से बनेंगे, ईआर से बनेंगे। तो जो लाइसोसोम बनते हैं ना, इसे अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम कौन से होते हैं? जो लाइसोसोम अभी अभी बनते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनके अंदर देखो क्या होता है कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस हिसाब से अपन इसे स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अभी प्रेजेंट है या स्टोर है। और मोस्टली अपन इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अब क्या होगा, सपोज करो कुछ फूड के पार्टिकल्स हमारे सेल के अंदर आ जाते हैं, या सेल के अंदर हमारा कुछ ऐसे ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपन सपोज करते हैं, ठीक है। या क्या माइटोकॉन्ड्रिया अपन सपोज करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे सेल के अंदर 1 या 2 माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगर किसी एक माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग खराब हो गई है तो वो सेल के अंदर डिस्टर्बेंस को कॉज करेगा। तो लाइसोसोम क्या करते हैं? इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये लाइसोसोम क्या करेगा? ये लाइसोसोम फूड के पार्टिकल्स को निगल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइसोसोम किस में चेंज हो गया? फेगोसोम में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? हेट्रोफेगोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हेट्रोफेगोसोम कहते हैं, ठीक है। फेगो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को निगल जाना। फेगोसाइट्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये किसी चीज़ को निगल जाते हैं। तो अब जो चीज़ जो इन्होंने इस लाइसोसोम ने निगली है वो कहाँ से आई थी? वो बाहर से आई थी। इसे अपन क्या कहते हैं? फॉरेन कहते हैं। फूड का पार्टिकल तो सेल से बाहर से आया था। तो जो बाहर वाली चीज़ों को खा जाते हैं लाइसोसोम, इसे अपन क्या कहते हैं? हेट्रोफेगोसोम कहते हैं। कुछ लाइसोसोम ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर वाली चीज़ें होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को ये खा जाएगा, तो क्योंकि ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो अब ये सेल के ऑर्गेनेली को ही खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? ऑटोफेगोसोम कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? ऑटोफेगोसोम कहते हैं। तो एक चीज़ आपको लर्न रखनी है कि लाइसोसोम जो सेल के अंदर बनेंगे उसे अपन प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। अगर यही लाइसोसोम किसी फूड के पार्टिकल को खा जाते हैं, इसे अपन कहते हैं हेट्रोफेगोसोम कहते हैं। अगर यही लाइसोसोम किसी ऐसे सेल ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करें जो सेल के अंदर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ऑटोफेगोसोम बोलेंगे। ऑटो क्यों टर्म यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है। तो इसने खुद के ही किसी पार्टिकल को खाया है। और वहीं पर हेट्रो टर्म क्यों यूज करते हैं? क्योंकि किसी फॉरेन पार्टिकल को ही डाइजेस्ट कर रहा है। देखो हेट्रोफेगोसोम और ऑटोफेगोसोम है क्या? कुछ नहीं है। प्राइमरी लाइसोसोम जब किसी चीज को खा रहा है तो उसको ही अपन ये कह रहे हैं। तो इस वजह से अपन जो हेट्रोफेगोसोम है या ऑटोफेगोसोम है, इसको अपन क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कह सकते हैं। इसके लिए भी अपन ये टर्म यूज कर सकते हैं। किसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम बोल सकते हैं। जैसे अभी सपोज कर मैं आपको कुछ खाना दे दूं, खा लोगे अच्छे तरीके से, पिज़्ज़ा दे दूं, क्या खाने के बाद में बस काम खत्म वहीं पे? नहीं, मैं डाइजेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या होगा, जो आपका वेस्ट बनेगा ना खाने के बाद, उसको भी आपको बाहर तो निकालना पड़ेगा। अब इस लाइसोसोम ने किसी फूड के पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया, तो इंजेस्ट देखो फर्स्ट कंडीशन ये, सेकेंड कंडीशन में ये बोल रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है इसके बाद में क्या बचेगा? कुछ वेस्ट बचेगा। जैसे ये थर्ड कंडीशन है, अभी फूड का पार्टिकल डाइजेस्ट हो गया, जो चीज़ें सेल को चाहिए थी वो सेल के अंदर चली गई। अब पीछे जो वेस्ट बचा है ना, इस वाले लाइसोसोम को अपन क्या कहते हैं? रेजिडुअल लाइसोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेजिडुअल लाइसोसोम कहते हैं। जो जिसके अंदर क्या होता है? वेस्ट प्रेजेंट होता है, जो सेल से क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। सेम तरीके से इसके अंदर भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें अपन को समझनी है। प्राइमरी लाइसोसोम जो फॉर्म होता है सबसे पहले, जब ये किसी चीज़ को खाते हैं तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद में अपन क्या स्टडी करेंगे कि सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद में एक और चीज़ आती है जिसे अपन कहते हैं कि रेजिडुअल लाइसोसोम कहते हैं।
डाइजेस्ट करने के बाद में जो वेस्ट बचता है उसको सेल से बाहर निकालते हैं, उसे अपन कहते हैं रेजिडुअल लाइसोसोम कहेंगे। रेजिडुअल लाइसोसोम सेल के अंदर नहीं रहेगा, ये इसी वेस्ट को कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है, बाहर की तरफ ये आउट का मतलब बाहर की तरफ ये निकाल देगा। देखो एक और चीज आपको क्या स्टडी करनी है कि लाइसोसोम के पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस कहते हैं। देखो जैसे ये ऑटोफेगोसोम है ना, इस कंडीशन के लिए भी अपन क्या टर्म यूज कर सकते हैं, ऑटोलाइसिस टर्म यूज कर सकते हैं। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। जब किसी खुद की चीज का ही ब्रेकडाउन हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑटोलाइसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा ही हुआ है कि ऑटोलाइसिस का मतलब लाइसोसोम के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद के चीजों को भी डाइजेस्ट कर सकता है। कभी कभी देखो क्या होता है कि सेल के अंदर इतनी डिस्टर्बेंस आ जाती है कि सेल खुद अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाता। देखो लाइसोसोम को भी किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, न्यूक्लियस से हो रहा है। कभी इतनी जैसे अपन को कोई इन्फेक्शन हो गया, पैथोजन सेल में एंटर हो गया है और वो सेल के अंदर ही बहुत सारी अपनी कॉपीज बना रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर या तो उस पैथोजन को मारना चाहिए। जो पैथोजन अच्छे तरीके से किल नहीं हो रहा है तो न्यूक्लियस क्या करता है, लाइसोसोम को एक रेस्पॉन्स देता है। जो भी सेल में लाइसोसोम्स होते हैं वो सारे लाइसोसोम बर्स्ट आउट हो जाते हैं और जैसे वो फट जाएंगे तो पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे। देखो सेल किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, वाटर का और आरएनए डीएनए का बना हुआ, जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो सिंपली देखो कहने का मतलब क्या है, जब सेल के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होगी तो जो भी सारे लाइसोसोम्स होते हैं, सारे लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, सारे लाइसोसोम सेल के बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और उसके बाद में जो सेल है उसकी रिजल्ट में क्या होता है, सेल पूरा का पूरा जो सेल है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब सेल ने क्या कर दिया, सेल ने सुसाइड कर दिया। इसे अपन क्या कहते हैं, सेल ने सुसाइड कर दिया। तो हम ये कहते हैं लाइसोसोम को, इसी वजह से अपन सुसाइडल बेक ऑफ सेल भी कहते हैं। मगर देखो कभी भी कोई इंसान ऐसे सुसाइड नहीं करता, जाहिर सी बात है वो अपने प्रॉब्लम से अच्छे तरीके से लड़ नहीं पाता है, उसके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, तब ये बहुत ही गंदा काम करता है। मगर सेल के रेस्पेक्ट में एक हद तक ये सही है, ठीक है। इंसानों के रेस्पेक्ट के अंदर सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। अगर कुछ भी है आपके पास वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम के बाद में ये वक्त भी चला जाएगा जो भी आपके पास है। तो मतलब सेल में देखो क्या होता है, सेल में इमीडिएट कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो सेल में इतनी डिस्टर्बेंस हो गई, कोई वायरस वहाँ पे कॉपी बना रहा है, उस सेल को पता है अगर ये जितनी ज़्यादा कॉपी बनाएगा उतना ज़्यादा हार्म होगा हमारी बॉडी को, तो सेल सारे लाइसोसोम को बर्स्ट कर देता है। इस वजह से सेल पूरा ही खत्म हो जाता है। तो इस कंडीशन की वजह से या इसी ऑटोलाइसिस जो लाइसोसोम की प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से अपन लाइसोसोम को सुसाइडल बेक ऑफ सेल भी कहते हैं। देखो आपने देखो एक चीज़ और सुनी होगी कि फ्रॉग के अंदर क्या होता है, लार्वा होता है। फ्रॉग का क्या होता है, लार्वा, और इस लार्वा के अंदर क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है। मगर जब यही लार्वा एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है तब इसकी टेल गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक लाइसोसोम है जिसका नाम है कैटेप्सिन। जो कैटेप्सिन लाइसोसोम होता है ये क्या काम करता है, फ्रॉग के लार्वा के अंदर जो उसका लार्वा होता है, टेडपोल जिसे अपन कहते हैं, उसके अंदर टेल को डाइजेस्ट कर देता है। सेम तरीके से देखो हमारे अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, इन सेल्स को अपन बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये बोन को खाते रहते हैं। मतलब खाते कहने का मतलब ये, सपोज करो अगर आपको कभी ऐसे एक्सीडेंट की वजह से आपकी बोन ब्रेक डाउन हो जाती है, तो जाहिर सी बात है न्यू बोन बनेगी, कुछ एक्स्ट्रा बोन बन गई तो उसको ये क्या करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो उस वक्त उसकी बोन के अंदर ग्रोथ होती है, तो कभी कभी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो उसी एक्स्ट्रा ग्रोथ को, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है तो उन बोन्स के सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, अगर वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही है। तो आपको सिंपली ये लर्न रखना है कि ऐसे सेल्स जो बोन को खाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं जो बोन ईटिंग की प्रॉपर्टी रखते हैं। इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। तो यहाँ पे लाइसोसोम खत्म हो जाता है। अभी अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं वैक्यूल के बारे में, ताकि अपन का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। वैक्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो और पॉइंट लाइसोसोम की बताना चाहता हूँ। देखो लाइसोसोम के अंदर अप्रोक्स 50 से 60 के बीच में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और लाइसोसोम क्या करता रहता है, एंजाइम्स होने की वजह से अपनी शेप को चेंज करता रहता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम्स इसकी शेप चेंज होती रहती है। तो इस वजह से देखो हम ये कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली है, पॉलीमॉर्फिक
पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। किसकी बात कर रहे हैं अपन? अभी तक अपन लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। वैक्यूल अभी जैसे स्टार्ट करते हैं, किसके लिए अपन बोल रहे हैं? लाइसोसोम के लिए बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, इस वजह से इसकी शेप चेंज होती है। कभी किसी को खाता है, किसी माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया तो इसकी शेप चेंज हो गई, किसी फूड पार्टिकल को खा लिया तब इसकी फूड शेप चेंज हो जाती है, या इसके अंदर किस टाइप का एंजाइम है वो भी इसकी शेप को डिसाइड करते हैं। तो इसी वजह से अपन इसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। तो सिंपली इसका मतलब क्या है? शेप को चेंज करता है। लाइसोसोम के अंदर अप्रोक्स 50 से 60 टाइप क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब टाइप ऑफ एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा एंजाइम सेल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? उसका आंसर लाइसोसोम नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, जो अभी अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपको लर्न रखना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? वैक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है। तो अपन ये कहते हैं वैक्यूल एक्चुअल के अंदर प्लांट सेल के अंदर भी होता है, और वैक्यूल किस में होता है? एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करनी है कि वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर भी होता है और वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर भी होता है। दूसरी चीज देखो क्या होती है कि वैक्यूल भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर मेम्ब्रेन कितनी होती है? एक सिंगल मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको ही अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो हम वैक्यूल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। देखो वैक्यूल प्लांट और एनिमल में दोनों में प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे ये दोनों टर्म क्यों यूज किए? जैसे हमने लाइसोसोम के बारे में स्टडी किया तब तो अपन ऐसा कुछ बोला नहीं। एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि वैक्यूल की साइज प्लांट और एनिमल सेल के अंदर अलग होती है। जैसे प्लांट सेल के अंदर इसकी साइज क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। अप्रोक्स सेल के 90% वॉल्यूम को ये क्या कर लेता है? कवर अप कर लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको देखो घुमा सकते हैं, अगर एसोसिएशन रीजनिंग के अंदर आपको ये बोला गया कि वैक्यूल 90% सेल के एरिया को कवर करता है, वो हो गया रॉन्ग हो गया, या स्टेटमेंट के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लर्न रखना है कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल की साइज बड़ी होती है और प्लांट सेल का जो भी वॉल्यूम होगा उसके 90% वॉल्यूम को ये कवर अप कर लेता है। और वहीं पर देखो एनिमल सेल के अंदर इसकी साइज क्या रहती है? इसकी साइज छोटी रहती है। इस चीज़ को लर्न रखना है। देखो एक और चीज़ है, वैसे साइज के बारे में देखो आपको एक और नॉलेज होनी चाहिए कि सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेली होते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी साइज किसकी रहेगी? न्यूक्लियस की रहेगी। ठीक है, उसके बाद में चाहे प्लांट का सेल हो चाहे अगर एनिमल का सेल होता है तो उसके बाद में फर्दर क्या आ सकता है? न्यूक्लियस के बाद में प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट आ सकता है, और उसके बाद में क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। और हमारे अंदर क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। ये चीज़ आपको लर्न रखना है। वैक्यूल वैसे 90% वॉल्यूम को कवर अप करता है, मगर वो तब कवर अप करता है जब सेल अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाता है। हम साइज की कंपैरिजन एक रेंडमली एक नॉर्मल स्टेज के अंदर मानते हैं, तो उसके हिसाब से अपन ये कहते हैं कि प्लांट सेल के अंदर भी सबसे बड़ी साइज अपन किसकी मानेंगे? न्यूक्लियस की ही साइज को मानेंगे। एक और चीज़ भी आपको लर्न रखनी है कि जैसे अगर कोई प्लांट का सेल है तो उसमें इनिशियल तो न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में होता है, और साइड में क्या होता है? बहुत ही छोटा वैक्यूल होता है। अब क्या होता है? इसमें कुछ आइंस प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ क्या आइंस प्रेजेंट है, और यहाँ पे पहले से भी क्या आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इसके रेस्पेक्ट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आयन की कंसंट्रेशन कम है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ये एक वैक्यूल, ये कौन सी चीज़ है? ये एक वैक्यूल है जिसके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन अभी के हिसाब से अभी क्या कुछ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ आयन प्रेजेंट है, मगर इस वैक्यूल के रेस्पेक्ट में आयन क्या है? कम है। मगर फिर भी साइटोप्लाज्म से और जो आइंस होते हैं वो वैक्यूल के अंदर जाते हैं। देखो वैसे हमारे नेचर का लॉ क्या कहता है? चीज़ें हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करती है, मगर यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रही है। तो वैक्यूल के अंदर प्लांट की बात करें, ये सारी चीज़ अपन किसके बारे में बात करें? प्लांट के सेल के बारे में बात करें। तो प्लांट के सेल के अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आइंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर। तो जाहिर सी बात है अगर वैक्यूल के अंदर आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आयन ज़्यादा होंगे तो इसके अंदर वाटर की अमाउंट भी क्या हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप
स्टडी करोगे आगे तो अपन ये कहते हैं कि जहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है अगर वाटर वहाँ पे आसपास में प्रेजेंट है तो वाटर की भी अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से धीरे धीरे ये वैक्यूल अपनी साइज को क्या करता रहता है, बड़ा करता रहता है। और फिर ये वैक्यूल अपनी साइज को इतना बड़ा करता है कि जो न्यूक्लियस पहले सेंटर के अंदर प्रेजेंट है अब ये न्यूक्लियस कहीं साइड के अंदर प्रेजेंट होगा और ये 90% तक वॉल्यूम को कवर अप कर लेगा। मगर अपन स्टार्टिंग में देखें तो साइज सबसे बड़ी किसकी थी, न्यूक्लियस की थी। तो अगर आपको प्लांट का सेल बोले या एनिमल का सेल बोले तो हम न्यूक्लियस की साइज को ही बड़ा मानेंगे। और फर्दर अगर वो बोलता है कि नहीं मैं तो यही मान रहा हूँ कि प्लांट का सेल जो मैच्योर है जिसकी अंदर 90% वैक्यूल है, अगर कुछ ऐसा हिंट देता है तो उसके रेस्पेक्ट में अपन वैक्यूल के टुवर्ड जा सकते हैं। नहीं तो रेंडमली या नॉर्मली अपन किसके टुवर्ड जाएंगे, न्यूक्लियस के टुवर्ड जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक और चीज आपको क्या लर्न रखनी है कि प्लांट के अंदर अगेंस्ट कंसंट्रेशन आयन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, इस वजह से वैक्यूल की साइज बड़ी हो जाती है। उसके बाद भी वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगी, इस चीज को आपको लर्न रखना है, ठीक है। वैक्यूल के अंदर क्या रहेगी, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर हाई कंसंट्रेशन रहेगी, ठीक है। वैक्यूल के अंदर हाई कंसंट्रेशन रहेगी, इस चीज को अच्छे तरीके से आपको लर्न रखना है। अब देखो क्या होता है कि वैक्यूल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैक्यूल का वैसे काम क्या होता है, वैक्यूल एक्चुअल के अंदर चीजों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। टेम्परेरी कुछ चीजों को ये स्टोर भी करता है या सेल से बाहर निकालने के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना है। तो ये वैक्यूल के फंक्शन में आ जाएगा, मैं लिखा नहीं रहा हूँ कि ये क्या करता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट भी करवा सकता है और टेम्परेरी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ चीजों की स्टोरेज भी ये कर सकता है। देखो एक तो नॉर्मल वैक्यूल की बात हो गई, कुछ देखो जैसे हमारे अंदर जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर एक अपन क्या पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ के अंदर जैसे क्या आता है कि सपोज करो देखो एमेबा आ जाता है और उसी के अंदर जैसे पैरामीशियम आ जाता है। तो इनों के अंदर देखो क्या होता है, इनों के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्रोटोजोआ के मेंबर जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। और अगर सपोज करो जैसे फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर एक कुछ ऐसे वैक्यूल बनते हैं जिनकी साइज पहले क्या होती है, छोटी होती है, कुछ टाइम के बाद उनकी साइज क्या हो जाती है, बहुत ही बड़ी साइज हो जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे वैक्यूल जो अपने साइज को चेंज करते हैं ना, ऐसे वैक्यूल जो अपने साइज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या काम करते हैं, ये ऐसे एमेबा जो फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है उनके अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वाटर के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि देखो अभी मैं आपको बताया था पहले वाली वीडियो के अंदर कि किसी एनिमल सेल को अगर अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो एनिमल सेल बर्स्ट आउट हो जाएगा। तो ये वैसे क्या है, देखो फ्रेश वाटर कहने का मतलब क्या है कि जैसे यही प्रोटोजोआ के मेंबर पहले कहाँ पर प्रेजेंट थे, मेरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट थे। तो उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मेरीन वाटर के अंदर जो आउटसाइड द सेल क्या होता है, वाटर की अमाउंट कम होती है, सेल के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चलती है। अब जब यही मेरीन वाटर वाला फ्रेश वाटर के अंदर आ जाता है, ठीक है, जैसे एमेबा पहले मेरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट था, अगर ये फ्रेश वाटर के अंदर आ गया तो उस कंडीशन के अंदर उसकी बॉडी में बहुत सारा वाटर आ जाता है। अगर वाटर कंटिन्यूस आता जाएगा तो उसकी साइज पहले तो इंक्रीज होगी फिर बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, एक झटके के अंदर क्या। तो अभी ये क्या काम करता है कि भाई पानी को तो मैं रोक नहीं सकता क्योंकि पानी का तो ऐसे लो है कि वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। तो अभी ये क्या करता है, जैसे फ्रेश वाटर के अंदर प्रोटोजोआ आते हैं, मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आते हैं उसके लिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, वैक्यूल के साइज को इंक्रीज करते हैं, उसमें एक्सेसिव वाटर को स्टोर करते हैं, सारे वैक्यूल एक साथ हो जाते हैं। तो जो वैक्यूल अपने साइज को चेंज कर सकता है उसे अपन कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर इसी वाटर को सेल से बाहर निकाल देंगे, जिस वजह से उनकी बॉडी में या उनके सेल के अंदर इसी वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी। कुछ क्या होते हैं, देखो जैसे एमेबा पैरामीशियम के अंदर जैसे फूड पार्टिकल को लेते हैं, जैसे ये एक एमेबा है और यहाँ पे फूड का पार्टिकल है, जैसे ये फूड का पार्टिकल अंदर जाएगा तो वैक्यूल की फॉर्म के अंदर जाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। तो ये चीज भी आपको लर्न रखना है कि एमेबा और पैरामीशियम ये किसी भी फूड पार्टिकल्स को लेते हैं, फूड वैक्यूल की फॉर्म के अंदर लेते हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है डाइजेशन करने की। ये पैरामीशियम के अंदर भी होती है और एमेबा के अंदर भी होती है, दूसरे प्रोटोजोआ के मेंबर में भी हो सकता है।
तो यहाँ तक जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जो सारे टॉपिक्स है वो कवर अप हो जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।